नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लोक अदालतों पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड भोपाल श्रीमती पूर्णिमा सयाम जी। मैडम, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है लोक अदालतें, तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से बात करेंगे लोक अदालतें क्या होती हैं और लोक अदालतों के माध्यम से किस तरह के प्रकरणों का निराकरण होता है, और यदि कोई व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है और इससे पक्षकारों को क्या लाभ होते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इस विषय से संबंधित आपकी जो भी समस्या है वो आज आप इस मंच के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और उसका निराकरण कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो हमारा विषय है तो उसी से प्रवेश करते हैं कि लोक अदालत से क्या तात्पर्य है, लोक अदालतें क्या होती हैं। देखिए, जो लोक अदालत के बारे में यदि मैं बताना चाहूँगी कि लोक अदालत ये का जो कॉन्सेप्ट है बहुत प्राचीन काल से समय चला आ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ हमारी पहले ग्राम पंचायतें हुआ करती थी और पहले यहाँ गांव के मुखिया ऐसे दो पक्षकारों के बीच में एक विवाद को निपटाने का प्रयास किया करते थे। अब वही कॉन्सेप्ट यदि हम लोक अदालत में देखें तो ये उसका ही एक व्यापक रूप है और हम इसे एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और लोक अदालत जो सबसे पहले जो शुरुआत हुई है वह गुजरात राज्य से हुई है, जहाँ पे माननीय जस्टिस PN भगवती ने इसका लोकार्पण किया था। और लोक अदालत एक बहुत प्राचीन पद्धति है और वही उसी के आधार पे हम दो पक्षकारों के बीच में आपसी समझौते और बातचीत के आधार पे उनके मामलों का निपटाने का प्रयास करते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि इसकी शुरुआत गुजरात से हुई है। जस्टिस PN भगवती जी ने इसकी शुरुआत की थी। अगर हम बात करें लोक अदालत की, तो लोक अदालत के ये हम इसको समझौते का एक माध्यम तो मानते हैं, पर संविधान में इसको क्या मान्यता दी गई है? देखिए, संविधान की यदि हम बात करें तो जो सन 1976 में जो हमारा 22वां संशोधन हुआ था जो हमारे संविधान में, उसमें आर्टिकल 39A को जोड़ा गया है जिसमें हम फ्री लीगल एड की बात करते हैं। अब फ्री लीगल एड उन लोगों के लिए है, ऐसा वंचित वर्ग है जो किसी भी आर्थिक या अपनी किसी अन्य निरोगता के कारण ऐसा न्याय पाने से वंचित रह जाता है, तो उनके लिए ये ऐसा प्रावधान किया गया संविधान में कि वह एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल की बात करता है। तो एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल की यदि हम बात करें तो लोक अदालत भी उसका एक माध्यम है जहाँ पे हम उन लोगों को भी लाभ पहुँचाने का प्रयास करते हैं जो किसी कारणवश अपने मामले को न्यायालय में चला पाने में असमर्थ महसूस करते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि हर वो व्यक्ति जो कि अपना केस नहीं लड़ पा रहा है। जी, इस बीच एक कॉलर लाइन पे है, हम उनका सवाल लेते हैं। जी, विपिन जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ मैम, नमस्कार। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। हाँ विपिन जी, बताएं। जी मैम, मैं दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि लोक अदालत में अगर कोई निराकरण होता है तो क्या उसके बाद दोबारा कभी कहीं किसी जगह पे अर्जी नहीं लगाई जा सकती, या फिर वो अंतिम फैसला होता है क्या, या फिर वहाँ उसके बाद भी कहीं अप्लाई कर सकते हैं? दूसरा सवाल ये था मैम कि लोक अदालतों का कोई कन्फर्म टाइमिंग नहीं रहती कि इतनी तारीख को ही लोक अदालत आयोजित होंगी। मतलब अभी ऐसा सुनने को मिलता है कि कभी 4 महीने में, 6 महीने में, या 2 साल में, या 1 साल में। तो कोई परमानेंट डेट होती है कि इतनी तारीख को लोक अदालतें होंगी? जी मैडम, हमारे कॉलर का सवाल ये था कि लोक अदालतें जो होती हैं, एक तो उनका जो निराकरण होता है कि वो अंतिम होता है, और दूसरा सवाल उनका ये है कि ये कब कब होती है, देखिए समय क्या होता है जी इनका, लोक अदालत जो अभी जो वर्तमान में जो लोक अदालत, जो नेशनल लोक अदालत की यदि हम बात कर रही तो वह सबसे ज़्यादा आयोजित नेशनल लोक अदालत का किया जाता है, जिसमें हम जो हर 2 माह में एक जो सेकंड सैटरडे होता है न्यायालय में, उसमें वह लोक अदालत का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और उसमें वह समस्त ऐसे प्रकरणों को रखा जाता है, चाहे वो सिविल प्रकृति को हो, दुर्घटना संबंधी मामले हो, 138 के चेक्स बाउंस के केसेस हो, या दांडिक प्रकरण, ऐसे दांडिक प्रकरण जो कि शमनीय योग्य प्रकरण है, उन मामलों को हम नेशनल लोक अदालत में रखते हैं। और इस प्रकार अगर ऐसा आपका कोई मामला यदि न्यायालय में चल रहा है या ऑलरेडी वो लंबित है या आप लाना चाहते हैं यदि न्यायालय में, तो आप उन मामलों को लोक अदालत के नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आप निपटा सकते हैं। और इसके अलावा जो हर माह की सैटरडे को भी एक स्थायी निरंतर लोक अदालत होती है, जिसमें आप अपने लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले, उनका भी निराकरण आप लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं।
विपिन जी, हमें उम्मीद है कि आपको आपके जी। सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपकी दोनों क्वेरी थी जिनका जवाब अभी मैडम ने दिया है। मैडम, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं लोक अदालतों जी। पर, तो एक सवाल ये निकल के आता है कि लोक अदालतों को कानूनी मान्यता दिलाने में न्यायालय को क्या लाभ है? देखिए पक्षकारों का तो समझ में देखिए आता जैसा है। कि हम लोक अदालत की यदि बात करें तो लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत पुराना भी है। और देखा जाए तो अगर हम ऐसे मामले जो कि न्यायालय में आने से पहले ही यदि उसका निराकरण हो सकता है, तो शायद हम अपने न्यायालय की पेंडेंसीज जो वर्तमान की जो अभी जो स्थिति है, जहां न्यायालयों के ऊपर जो वाद लंबन की जो कार्रवाई, जो इतना ज़्यादा जो भार है या बोझ है, वह कम होने की संभावना लोक अदालत में के माध्यम से काफ़ी बढ़ चुकी है। और लोक अदालत में सबसे बड़ी बात ये कि मैं अपने श्रोताओं को भी बताना चाहूँगी मैडम कि 2020 में, वर्ष 2020 से लगातार अब तक 52 लाख केसेस का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जा चुका है। और यदि हम ई लोक अदालत की भी बात करें तो कोविड-19 के बाद से भी यह स्थिति हो चुकी है कि जहां पे आप वीसी के माध्यम से भी आप अपने मामलों का निराकरण करवा सकते हैं। तो न्यायालयों के लिए सबसे बड़ा एक तो पॉजिटिव ये जो रिस्पांस हमें मिल रहा है लोक अदालत से, कि वह पक्षकारों के बीच में एक तो आपसी समझौता के माध्यम से जब मामले का निपटारा होता है तो उनके बीच में जो इतने साल की जो कटुता है वह तत्काल समाप्त हो जाती है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और 52 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है जी। कि कोर्ट का इतना बड़ा एक जो बर्डन था वो कम हो गया जी। केसों का। जी। मैडम, लोक अदालत की बात हम कर रहे हैं, तो इसको कानूनी रूप कब दिया गया लोक अदालत को? देखिए, कानूनी रूप जब मैं बताऊं तो ये जो हमारा 1976 में जब हमारा ये संवैधानिक जो संशोधन हुआ था, उसमें 1987 के में एक अधिनियम पास किया गया था। उसे हम विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें लोक अदालत के संबंध में प्रावधान किया गया था। और लोक अदालत के जो धारा 22 या धारा 20 की हम बात करें तो ये उसके क्षेत्राधिकार और उसके निर्णय और डिक्रियों की उपयोगिता के बारे में भी बात करता है। इस बीच बाराबंकी से हमारे एक और कॉलर लाइन पे हैं, जी। हम उनका सवाल लेते हैं। नंदू स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्र। मैं जानना ये चाहता हूँ कि लोक अदालत में हम कौन कौन से मामले ले जा सकते हैं और ऐसे कौन कौन से कैसे निपटारा होता है जिसे दोनों पक्ष मतलब खुश रहे, कोई निराश न होने पाए। क्योंकि लोक अदालत का नारा है न कोई जीता न कोई हारा है, लोक अदालत सबका सम्मान सबका मान, लोक अदालत ऐसा ही एक है संविधान। जी बिल्कुल, आपकी बात हम पहुंचाते हैं हमारी एक्सपर्ट तक। जी। इनका ये कहना है कि किस तरह के मामले आते हैं और लोक अदालत के माध्यम से किस तरह के मामले निपटाए जा सकते हैं। और दूसरा इनका ये सवाल है कि जो दोनों पक्ष होते हैं, तो जो एक नारा है लोक अदालत का, ना कोई जीता ना कोई हारा, ये कहाँ तक एप्लीकेबल है और ये कहाँ तक इसमें सत्यता है? बिल्कुल, देखिए सवाल भी बहुत अच्छा है और मैं इस पर टेक्निकलिटी पे भी नहीं जाऊंगी लेकिन मैं लोक अदालत के बारे में मैं बहुत सरलता से मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि लोक अदालत में सबसे पहले तो उन प्रकृति के वादों को रखा जाता है जो कि तो सबसे पहले या तो सिविल प्रकृति के हैं, या वो दुर्घटना संबंधी मामले हैं, या चेक बाउंस के केसेस संबंधित हैं, या ऐसे मामले हैं जो कि पति पत्नी से संबंधित हैं। हाँ, कई बार ऐसे देखने में आता है कि यदि पति पत्नी का एक छोटा सा भी विवाद है, यदि वह न्यायालय में आने से पहले ही उनके आपसी समझौते या बातचीत से यदि वो निपटाया जा सकता है, तो लोक अदालत उनके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम है। और कई बार देखा गया है कि फैमिली कोर्ट में भी जो ऐसे मामले होते हैं जो चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी लोक अदालत उनके लिए सबसे बड़ा एक अच्छा जो माध्यम है। केवल हम डिवोर्स केसेस को छोड़ के जो अन्य जो मामले हैं, जो कि इनके बीच में जो एक कटुता को समाप्त करने के लिए जो एक साधन है या जो रास्ता है, वो लोक अदालत देता है। और ऐसे सभी इस प्रकार के मामले जो कि सिविल प्रकृति से संबंधित मामले हैं, वे लोक अदालत में रखे जा सकते हैं। और दूसरा जो प्रश्न था मैडम आपका, तो मैं यही कहूँगी कि सार्थकता। जी ठीक है। तो जो उनका जो ये है कि सार्थकता उसकी ये है कि अगर लोक अदालत के माध्यम से यदि पक्षकार ये अपने मन में सोच ले, और कई बार ऐसा होता है कि जो मामले होते हैं वे उन दो पक्षकारों के ईगो का मैटर होता है। तो 90% केसेस हम भी देखते हैं जब हम अपने कोर्ट में जब उन मामलों को निपटाने के लिए जाते हैं, तो ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं जो कि पहले ही निपटाए जा सकते थे, और उनका जो इतने साल जो चला है वो मामला, उसमें ना केवल उन्हें एक आर्थिक क्षति हुई है, पर उन्हें एक मानसिक क्षति भी होती है। मानसिक क्षति मैं ये कहूँ तो कई बार जो पक्षकार जो उसमें, जैसे यदि वो भाई भाई का विवाद है या वह पति पत्नी का विवाद है,
तो जहाँ वो मामला उस लोक अदालत के माध्यम से निपट सकता था या वह लोक कोर्ट में आने से पहले ही यदि वो मामला निपट सकता था, पर वह नहीं निपटा किसी कारणवश, और जब तक वो मामला चला तो उनके बीच के जो संबंध की जो मधुरता जो हो सकती थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो जो आपने जो कहा कि विन विन सिचुएशन है, तो विन विन सिचुएशन ये तभी होगी कि यदि वो दोनों पक्षकार उसको तत्काल यदि लोक अदालत के माध्यम से यदि उसे निपटा सके, क्योंकि जितने साल वो चलेगा तो भले ही कोई व्यक्ति जीत भी जाए उसमें तो अभी वो हारा हुआ ही कहलाएगा। बिल्कुल। एक धारणा लोगों में ये है कि लोक अदालत में सामान्यतः संपत्ति संबंधी मामलों का निराकरण होता है। तो संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रकरण हैं जो लोक अदालत में रखे जा सकते हैं निराकरण के लिए? देखिए, संपत्ति संबंधी विवाद है तो मैंने ये भी आपको बताया कि यहाँ पे जो सिविल प्रकृति से संबंधित जो मामले हैं वह सभी प्रकार के मामले जो कि सिविल प्रकृति के हैं वह सभी मामले लोक अदालत में रखे जा सकते हैं। और ज़्यादातर अगर हम यदि देखें तो ज़मीनी विवाद अक्सर जो हमारे न्यायालयों में चलते हैं और काफ़ी सालों तक चलते हैं। अगर हम देखे जाए तो कई बार तो वो 30-30 साल या 50-50 साल पुराने भी मामले ऐसे हैं जो आज भी न्यायालयों में चल रहे हैं। और कारण सिर्फ इतना है कि सिर्फ एक ज़मीन का जो हिस्सा है वह उस बात को लेके जो विवाद उत्पन्न होता है वह यदि वह उन दो पक्षों ने बीच के अगर आपसी में यदि बात की होती, यदि उन्होंने पहले ही उसको सुलझा लिया होता तो शायद वह मामला 30 साल भी नहीं चलता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो ईगो मैटर इतना बड़ा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम हार गए तो ये हमारे ज़िंदगी की लड़ाई है, पर ज़िंदगी की लड़ाई कभी नहीं होती। वो आप अगर जीत भी जाएंगे तब भी कहीं ना कहीं आप वो सुख, वो मानसिक शांति और वो आर्थिक जो आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप कभी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि रिश्तों में कभी भी कोई जीतता नहीं है, हमेशा हारी होती है, चाहे वो जीते भी। बिल्कुल। मैडम, लोक अदालत की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कोई पक्षकार अगर अपना केस रखना चाहता है, अब वकील को नहीं मालूम है और पक्षकार चाहता है कि वो अपना केस कर ले लोक अदालत के माध्यम से, तो क्या प्रक्रिया होगी? वो कैसे अपने केस को लोक अदालत में रखवा सकता है? देखिए, इसके लिए कोई बहुत फॉर्मेलिटी कोई करने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले तो यदि उस पक्षकार का मामला यदि न्यायालय में चल रहा है तो वह संबंधित जो वहाँ के न्यायाधीश हैं वह उनसे भी एक मौखिक तौर पे भी निवेदन कर सकते हैं कि वह अपना मामला लोक अदालत के माध्यम से निपटाना चाहते हैं। अब यह देखा जाएगा कि वह मामला क्या लोक अदालत में रखने योग्य है या नहीं। तो यदि हम लोक अदालत उन प्रकरणों की प्रकृति की बात करें तो ऐसे सिविल प्रकृति के जो सभी मामले वो हम रख सकते हैं। यदि दांडिक प्रकृति जो हम यदि बात करें तो वह ऐसे मामले होने चाहिए जो कि शमनी योग्य मामले हैं, तो उस मामलों का भी निपटारा हम लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं। हम लोक अदालत की बात कर रहे हैं, तो लोक अदालत के बारे में हमारे दर्शकों को हम आपके माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे कि कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि मेगा लोक अदालत है, कभी नेशनल लोक अदालत है, कभी अलग अलग विभाग की लगती है, तो ये कितने प्रकार की होती है? जी चित्रा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। और लोक अदालत को लेके आई थिंक शायद बहुत अवेयरनेस अभी भी कम है लोगों में, और मैं अपने आई थिंक हमारे लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि हम अपने श्रोताओं को ये जानकारी दे पा रहे हैं। तो लोक अदालत जो होती है वह ज़्यादातर वह 8 प्रकार की होती है, और उसमें जैसे नेशनल लोक अदालत है, मेगा लोक अदालत है, विद्युत संबंधी प्रकरण से संबंधित मामले हैं, लोक उपयोगी संबंधित लोक अदालत होती है, स्थायी निरंतर लोक अदालत होती है, प्ली बार्गेनिंग संबंधित मामले जिसमें रखे जाते हैं, और इस प्रकार से अन्य सी लोक अदालतें होती हैं जिसमें आप अपने मामले जो जितने भी प्री लिटिगेशन प्रकरण हैं या जो पोस्ट लिटिगेशन प्रकरण हैं वो आप अपने लोक अदालत में रख सकते हैं। और यदि हम स्थायी निरंतर लोक अदालत की बात करें तो उसमें आप लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित, जैसे कि आपकी कोई जल कर से समस्या है या विद्युत विभाग से कोई संबंधित आपके कोई मामले हैं या कोई शिकायतें हैं जहां पे यदि कोई विभाग आपके लिए कार्य नहीं कर रहा है तो वहां पे भी आप अपने ऐसे मामले या शिकायतें दर्ज करवा के आप वो मामले भी वहां पे निपटा सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि सभी तरह के मामलों का निराकरण आप करवा सकते हैं, और 8 तरह की लोक अदालतें हैं। तो मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोक अदालतें होती हैं उनका जो निराकरण होता है, सामान्यतः तो ये समझा जाता है कि पक्षकार आपस में बैठ के करते हैं। इसमें न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है, और क्या ये न्यायाधीश के माध्यम से लोक अदालत का निराकरण किया जाता है? इसमें बिल्कुल, देखिए, जो यदि लोक अदालत की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले तो एक खंडपीठ का गठन किया जाता है। उस खंडपीठ में ऐसे पीठासीन अधिकारी वो होते हैं, या तो वह न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, या कोई सेवारत न्यायाधीश हो सकते हैं, या फिर वह कोई समाज सेवी या कोई अधिवक्ता भी हो सकते हैं। जी मैडम, जो लोक अदालत के आदेश होते हैं तो वो न्यायाधीश द्वारा दिए जाते हैं,
तो उसकी क्या मान्यता होती है? देखिए, अगर लोक अदालत की यदि हम जो भी निर्णय या आदेशों की बात करें तो उसका जो प्रभाव है वह वैसा ही रहेगा जो कि एक सिविल प्रकृति में पारित किसी डिक्री या निर्णय का होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भी जब हम कोई न्यायालय में प्रकरण चलाते हैं तो वहाँ पे जो भी हमें डिक्री या आदेश किए जाते हैं तो उसकी व्यापकता बहुत होती है, और वही जो उसका जो प्रभाव है वह लोक अदालत की डिक्री का भी होता है। और सबसे बड़ा जो उसका फ़ायदा है लोक अदालत की डिक्री का कि वह अंतिम होती है, इसकी कोई अपील नहीं होती है, और उसमें दोनों ही पक्षकार वैसे ही बाध्य होते हैं जैसे कि वह सिविल प्रकृति के किसी निर्णय या डिक्री से होते हैं। तो इसका जो प्रभाव है वैसा ही है वह जैसा सिविल प्रकृति के मामलों में होता है। जैसे कोई कोर्ट रेगुलर प्रोसेस में आदेश पारित करता जी है, बिल्कुल बिल्कुल उसी की तरह। जी बिल्कुल। मैडम, हम लोक अदालत की बात कर रहे हैं तो लोक अदालतों के मामले में एक जानकारी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कोई क्षेत्राधिकार भी होता है लोक अदालतों के लिए? कोई विशेष क्षेत्राधिकार निश्चित होता है या सभी तरह के क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं? देखिए, लोक अदालत में जो क्षेत्राधिकार की यदि हम बात करें तो धारा 22 जो 1987 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है, और उसमें वही शक्तियां प्रदान की गई हैं लोक अदालत को जैसा कि एक सिविल न्यायालय को दिया गया है, चाहे वह साक्षी को समन करने के लिए हो या उसे नोटिस भेजने के लिए हो या उसे न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए या उसे किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण या किसी शपथ पर साक्ष्य लेने के लिए। तो ऐसे सभी जो क्षेत्राधिकार जो कि एक सिविल न्यायालय के होते हैं और उस मामले को चलाने के लिए, तो वह लोक अदालत में वही शक्तियाँ उस पीठ संबंधित पीठासीन अधिकारी को और उस खंडपीठ को भी प्रदान की जाती हैं। क्षेत्राधिकार और शक्तियां दोनों ही दी गई हैं लोक अदालत में। मैडम, कोई भी पक्षकार यदि लोक अदालत में अपने प्रकरण का निराकरण करता है तो इससे पक्षकारों को क्या लाभ है? क्यों करे वो? मतलब एक सामान्य जिज्ञासा बिल्कुल का सवाल है। आपका बहुत अच्छा सवाल इस तरह जी। और इसका जो देखिए सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वह लोगों में जो एक हमारा भी एक उद्देश्य यही है कि इसमें जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आए कि क्यों ना आप जो मामला अभी भी अगर आपका जो मामला यदि न्यायालय में चल रहा है तो क्यों ना वह लोक अदालत के माध्यम से निपटा दिया जाए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, एक तो जो आपने इतने साल जो कोर्ट केस लड़ा है वह तत्काल समाप्त हो जाएगा, और समाप्त होने का ऐसा नहीं है कि वह आपको कोई गलत रिलीफ मिली है या गलत डिसीजन हुआ है। आप ये सोचिए कि अगर इतने सालों में अगर मान लीजिए कोई मनी रिकवरी मामला है, यदि वह कई साल तक चलता है तो जो पैसा उसका जो फंसा हुआ है ऑलरेडी वह लोक अदालत में उसे तत्काल मिल जाता है, और उसमें एट अ टाइम डिसीजन हो जाता है, जो उसे जजमेंट उसी दिन उसका जजमेंट हो जाता है, उसी दिन उसका वो मामला समाप्त होकर वह खुशी खुशी वह पक्षकार अपने घर जा सकता है। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट इसका ये है कि उसमें दो पक्षकारों के बीच की जो कटुता है वह समाप्त हो जाती है, हमेशा जो उनके संबंध हैं वह और भी मधुर हो जाते हैं। और इसमें एक और जो बेनिफिट है कि इसकी जो डिक्री होती है वह अंतिम होती है, ये वैसे ही कार्य करती है जैसे कि एक सिविल न्यायालय की डिक्री होती है। तो पक्षकारों को यह भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं अगर इस लोक अदालत में यदि ऐसा कोई निर्णय डिक्री तो उसका वह प्रभाव नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसका प्रभाव वैसा ही होगा जैसे कि किसी सिविल मामले की डिक्री या निर्णय का होता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पक्षकार इसके प्रति जागरूक होते हैं तो शायद अगर जो 52 लाख का जो आंकड़ा है शायद हमें उसमें और भी हम आगे उसे पार कर जाएं। और ये तो केवल 2020 से अब तक का जो आंकड़ा है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो न्यायालय जो सबसे ज़्यादा जो बाधित होती है वह प्रकरणों की लंबन के कारण है। तो हम कहीं ना कहीं जो होता है कि हम इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनकी जो सुनवाई है उसमें काफ़ी समय लगता है, उनको काफ़ी उनमें ध्यान देने की आवश्यकता हो जाती है। और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि सरलता से निपटाए जा सकते हैं, चाहे या पति पत्नी का हो या फिर एक पड़ोसी का हो या एक भाई का विवाद हो। तो ये आई थिंक बहुत अच्छा एक बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए। तो जो पक्षकार यदि करना चाहते हैं इस ऑप्शन को यदि अपनाना चाहते हैं तो इससे बेहतर कोई उपाय नहीं हो सकता। बिल्कुल जी। आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि जो लोक अदालतें होती हैं इनके बारे में लोगों में कितनी अवेयरनेस है? अवेयरनेस में जैसा भी मैंने कहा कि अवेयरनेस तो शायद बहुत कम है अभी भी लोगों में, क्योंकि लोक अदालत अभी भी शायद उनके लिए ऐसा उन्हें ये लगता है कि लोक अदालत का वैसा प्रभाव नहीं होता है, या उनके जो निर्णय है या डिक्री है वो उनको कहीं ना कहीं शायद उन्हें जो त्वरित न्याय की जो हम बात करते हैं तो त्वरित न्याय उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कहीं हेस्ट में तो कोई डिसीजन तो नहीं हो गया। पर ऐसा नहीं है। जहाँ एक तरफ तो ये अगर ये प्रावधान किया भी गया है तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से भी बाधित है कि हम किसी पक्षकार के साथ गलत नहीं करें,
और यदि विन विन सिचुएशन की बात है तो ऐसा नहीं है कि अगर लोक अदालत में जो व्यक्ति, यदि उसकी डिक्री जो हो रही है उसमें कोई भी लॉस में नहीं होता है, क्योंकि आप सीधी सी बात है कि अगर आप दो पक्षों के बीच में यदि आपसी समझौते से यदि उस मामले को निपटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो होता है उस दूसरे पक्ष को भी जिसके अगेंस्ट वो मामला चला है उसको एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि चलो ठीक है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं अब मेरा भी मामला खत्म हुआ, मुझे भी अब कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा या मुझे वकील को अब फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो आपने कहीं ना कहीं उसका भी एक जो सोल्यूशन है वो आपने उसको दे दिया। और आपको तो चलिए, आपको जैसे मान लीजिए आपने ज़मीन का कोई मामला है, वो ज़मीन आपको मिल गई या आपका मामला वो खत्म हो गया, तो एक जो बेनिफिट है वो बहुत व्यापक तौर पे होता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत अच्छे से आज लोक अदालतों के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा कि लोक अदालतों में यदि प्रकरणों का निराकरण होता है तो दोनों ही पक्षकारों की उसमें जीत होती है, ना कोई हारता है ना कोई जीतता है, दोनों ही जीतते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो जल्दी त्वरित न्याय, जिसकी कोई अपील नहीं होती, और दोनों ही पक्षकारों के बीच एक अच्छे माहौल में जो मन की कटुता होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जो एक कोर्ट के नाम पर, जो केस के नाम पर जो उनके दिलों में होती है, वो मैल ख़त्म हो जाता है दिल से। तो जहाँ तक हो सके अगर लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण होता है तो इससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस विषय के बारे में जानकारी मिली होगी। आज हम आपसे ये विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।